मुंबई के कुर्ला में कबाड़ के गोदाम में भीषण आग है। आग इतनी जबरदस्त है कि देखते देखते पूरा गोदाम जलकर खाक हो गया। जब तक फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची तब तक आसपास के बाकी गोदामों में भी आग फैल गई। कुर्ला में जिस जगह पर आग लगी है वहां पर कई और कबाड़ के गोदाम थे। 10 गोदाम पूरी तरह से जलकर राख हो गए हैं। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की 15 गाड़ियां मौके पर बुलानी पड़ी, लेकिन गोदाम में रखे हुए तेल के ड्रमों में आग पहुंच गई, जिसके बाद से हालात और ज्यादा बेकाबू हो गए। लगभग 3 बजे के आसपास ये आग लगी थी, जिसे बुझाने में सुबह के 6:30 बज गए। आग किन कारणों से लगी अभी तक इसका पता नहीं चल पाया है। सूरत में चलती कार में अचानक आग लगी। घटना सहारा फ्लाईओवर की है। गाड़ी जैसे फ्लाईओवर के बीचों बीच में पहुंची, अचानक उसमें धुआं उठने लगा, फिर यह गाड़ी जलने लगी, जिसके बाद ड्राइवर ने गाड़ी को किनारे लगाया और देखते देखते पूरी कार जलकर स्वाहा हो गई। इधर पुलिस ने फ्लाईओवर पर ट्रैफिक रोक दिया ताकि कोई और वाहन आग की चपेट में ना जाए। ड्राइवर ने बताया कि सीएनजी कार थी, शॉर्ट सर्किट हुआ, इसकी वजह से आग लगी। गनीमत ये रही कि जिस वक्त गाड़ी चल रही थी उस समय गाड़ी का गेट समय पर खुल गया और कार सवार नीचे उतर गया, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। और इस तरह की गाड़ियों में आग लगने की जो ये वजह है, कई बार सीएनजी की जगह बताया जा रहा है कि एलपीजी सिलेंडर ये लोग लगा देते हैं, जो कि नियमों के खिलाफ है और ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। यूपी सरकार ने माफियाओं की लिस्ट तैयार कर ली है और इसमें पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी यूपी के गैंगस्टर्स के नाम हैं। सरकार इन अपराधियों के खिलाफ सख्ती से निपटने के मूड में है। प्रयागराज में माफिया ब्रदर्स की सरेआम हत्या के बाद यूपी सरकार विपक्ष के निशाने पर है। एक तरफ विपक्षी योगी आदित्यनाथ पर हमले कर रहे हैं, उनका इस्तीफा मांग रहे हैं, तो वहीं यूपी सरकार माफिया मुक्त प्रदेश बनाने के लिए एक कदम और आगे निकल चुकी है। खबर है कि पुलिस ने 61 माफियाओं की लिस्ट तैयार की है। इस लिस्ट में माफिया गिरी को अलग अलग वर्गों में बांटा गया है, जिसमें शराब माफिया, वन माफिया, भू माफिया, खनन माफिया, शिक्षा माफिया, जानवर तस्कर शामिल हैं। गैंगस्टर की लिस्ट में सबसे ऊपर मुख्तार अंसारी का नाम है। दूसरे नंबर पर ब्रजेश सिंह, इसके अलावा त्रिभुवन सिंह, खान मुबारक जैसे बदमाश शामिल हैं। अतीक अहमद के बेटे उमर को भी माफियाओं की सूची में रखा गया है। पूर्वांचल के गैंगस्टर कुंटू सिंह को भी इस बार माफिया सूची में शामिल किया गया है। माफिया घोषित करने का पैरामीटर क्या है, इसके बारे में कोई सटीक जानकारी नहीं है। डीजी प्रशांत कुमार ने कहा कि इस लिस्ट में कई और बदमाशों का नाम शामिल किया जा सकता है। अतीक अहमद और अशरफ की हत्या का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है और सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है, जिसमें इस हत्याकांड की उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल जनहित याचिका यूपी सरकार के लिए फजीहत का सबब बन सकती है। याचिकाकर्ता वकील ने अतीक अहमद और अशरफ अहमद की सरेआम हत्या की न्यायिक जांच की मांग की है। अतीक और उसके भाई की पुलिस कस्टडी में हत्या हुई थी। याचिका में यह भी मांग की गई है कि योगी के कार्यकाल में 183 एनकाउंटर्स की भी जांच की जाए। ये जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो। जब से अतीक अहमद की हत्या हुई है, तब से योगी सरकार सवालों के घेरे में है। विपक्ष लगातार पूछ रहा है कि आखिर पुलिस अभिरक्षा में हत्या कैसे हुई। इसके अलावा 2017 से अब तक हुए एनकाउंटर्स पर भी सवाल उठते रहे हैं। सबसे हालिया मामला पुष्पेंद्र यादव एनकाउंटर का है, जिसमें न्याय नहीं मिलने पर उनकी पत्नी ने आत्महत्या कर ली। सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दाखिल की गई है, उसमें सभी एनकाउंटर्स की जांच की मांग की है। ऐसी संभावना है कि सुप्रीम कोर्ट इस याचिका को अर्जेंट बेसिस पर सुन सकता है। यदि ऐसा हुआ तो आज ही इस मामले की सुनवाई हो सकती है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नामांकन के लिए अब सिर्फ 2 दिनों का समय बचा है और इन सब के बीच में रूठने मनाने का दौर चल रहा है। जो मान गए वो रह गए और जो चले गए वो चले गए। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में प्रचार जोर शोर से जारी है। टिकट बंटवारे की नाराजगी के बाद कई नेताओं ने पाला बदल लिया है। इस बीच खबर है कि चुनाव प्रचार के लिए पीएम मोदी ताबड़तोड़ रैलियां करने वाले हैं। कर्नाटक में 10 मई को वोटिंग है। खबर है कि 20 अप्रैल के बाद से पीएम मोदी की रैलियां शुरू हो जाएंगी। 20 अप्रैल और 8 मई के बीच 18 दिन में नरेंद्र मोदी 20-25 रैलियां कर सकते हैं। प्रधानमंत्री के बाद किसी नेता की सबसे ज्यादा डिमांड है तो वो हैं योगी आदित्यनाथ। यूपी के मुख्यमंत्री भी कर्नाटक चुनाव प्रचार में रैलियां करेंगे। इसके अलावा बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री लगातार कर्नाटक का चुनावी दौरा कर रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री चुनाव प्रचार में हैं। बीजेपी ने सांसद और विधायकों को भी मैदान में उतार दिया है। इस बार कर्नाटक की डगर बहुत मुश्किल है। बीजेपी की सीधी टक्कर कांग्रेस से है। टिकट नहीं मिलने से जो बागी दूसरे पक्ष में चले गए हैं,
वो पार्टी के लिए मुसीबत बन सकते हैं। राहुल गांधी ने कर्नाटक चुनाव में बिगुल फूंक दिया है। राहुल गांधी ने हमनाबाद में एक जनसभा की और रैली में उनके निशाने पर थी बीजेपी। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में 40% वाली सरकार चल रही है, इसे बदलना है। कर्नाटक के सियासी समर में राहुल गांधी ने प्रचार की कमान संभाल ली है। रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने दावा किया कि इस बार कांग्रेस की सरकार बनेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी की सरकार 40% कमीशन वाली है। कमीशन खोरी से मिले रुपयों से ही बीजेपी विधायकों की खरीद फरोख्त करती है। राहुल गांधी ने कहा कि इस बार कर्नाटक की जनता हमें 150 से ज्यादा सीटें जिताए ताकि बीजेपी हॉर्स ट्रेडिंग ना कर पाए। पिछले विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस और जेडीएस की गठबंधन सरकार गिर गई थी क्योंकि कुछ विधायकों ने इस्तीफा दे दिया था और बीजेपी पर हॉर्स ट्रेडिंग के आरोप लगे थे। इस बार राहुल गांधी कर्नाटक की जनता को पहले ही आगाह कर रहे हैं कि इतनी सीट जिता दो कि खरीद फरोख्त की संभावनाएं खत्म हो जाएं। राहुल गांधी यही नहीं रुके, उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया कि वो नफरत फैला रही है, संविधान के विरुद्ध कार्य कर रही है। ये जो इन्होंने पैसा चोरी किया है, 40% जो इन्होंने लिया है, आप जानते हो इसका ये क्या करते हैं? ये आप ही एमएलए खरीदते हैं, आपके ही एमएलए को खरीदते हैं। इस चुनाव में कम से कम 150 सीटें कांग्रेस पार्टी को दिलवानी है। जातिगत जनगणना का जो मुद्दा है कर्नाटक विधानसभा चुनाव में गूंजा। राहुल गांधी ने भरे मन से प्रधानमंत्री मोदी पर आरोप लगाया कि वो ओबीसी हितैषी नहीं है। राहुल गांधी ने यहां तक कह दिया कि आरक्षण से 50% सीमा हटनी चाहिए। कांग्रेस ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जातिगत जनगणना का मुद्दा उठा दिया है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने ओबीसी के मुद्दे को हवा देने की कोशिश की है। एक रैली में राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ओबीसी की भलाई नहीं चाहते। राहुल गांधी ने एक ट्वीट भी किया जिसमें उन्होंने पीएम मोदी को 3 पॉइंट्स बताए। उन्होंने कहा कि पिछड़े वर्गों को सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए उनकी संख्या जानना जरूरी है। राहुल गांधी ने कहा कि 2011 की जनगणना का ओबीसी आंकड़ा सरकार सार्वजनिक करे। उन्होंने वादा किया कि जब उनकी सरकार केंद्र में आएगी तो सबसे पहले जातिगत जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक करेंगे। इधर मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर जातिगत जनगणना कराने की मांग की। अगर हम देश में ओबीसी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनका हक उनको देना चाहते हैं, तो पहला कदम है कि ओबीसी सेंसस में जो डेटा है उसको प्रधानमंत्री रिलीज कर दें, पब्लिक कर दें। और मैं आपको गारंटी दे देता हूं कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ये नहीं करेंगे। राहुल गांधी की सांसदीय जाने का विवाद नहीं थम रहा। कांग्रेस पार्टी देश भर में मशाल जुलूस निकालकर विरोध दर्ज करवा रहे हैं। राजस्थान के सीकर में युवाओं ने मशाल जुलूस निकाला। राहुल गांधी के समर्थन में नारेबाजी हुई। इस जुलूस में सैकड़ों की संख्या में नौजवान शामिल हुए। ये सब युवा कांग्रेस के सदस्य थे। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार एजेंसीज का दुरुपयोग कर रही है। राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करने को अवैध बताया। खालिस्तानी अमृतपाल सिंह की तलाश जारी है। वो कहां है, उसे कौन बचा रहा है, इस बारे में पुलिस कुछ नहीं बता रहे। इस बीच में मोहाली से अमृतपाल सिंह के 2 गुर्ग पकड़े गए। पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया है। आरोपियों में एक महिला भी शामिल है और पुलिस ने इन्हें मोहाली के सेक्टर 88 से पकड़ा है। अब इस बात की जांच की जा रही है कि ये लोग किस तरह से अमृतपाल केस में जुड़े हुए थे, किस तरह से उसको मदद कर रहे थे। खुद अमृतपाल छिपा हुआ है, लेकिन इसके गुर्गे लगातार पुलिस पकड़ रही है। एमपी के राजगढ़ में महिलाओं ने शराब के ठेके पर हमला कर दिया। हाथों में तख्तियां लेकर महिलाएं एक शराब के ठेके पर पहुंच गई, घुस गई, हंगामा करने लगी। कुछ महिलाओं ने बाहर लगे बोर्ड को फाड़ दिया। इस दौरान जान बचाने के लिए ठेकेदार ने शटर को गिरा दिया। इन महिलाओं का आरोप है कि शराब की वजह से उनकी गृहस्थी खराब हो गई। उनके घर वाले रोज शराब में अपनी गाढ़ी कमाई खर्च कर देते हैं, जिसकी वजह से परिवार का खर्चा चलाने तक मुश्किल हो गया है। महिलाओं का कहना है कि अगर शराब ठेके को बंद नहीं किया गया तो हमारे बच्चों को भी उसकी लत लग जाएगी। दरअसल शराब की दुकानें सरकार से लाइसेंस मिलने के बाद ही खुलती हैं। यदि किसी को शराब ठेकों से समस्या है तो उसकी शिकायत जनप्रतिनिधियों से या जिलाधिकारी से करनी चाहिए। इस तरह से ठेकों पर धावा बोलना, तोड़फोड़ करना गैर कानूनी है। प्रदर्शनकारियों पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है और अपने परिवार में लोगों को समझाना सबसे आवश्यक है। इन महिलाओं उनके लिए खाने को नहीं मिलता है, फेरने को नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता, खाने पीने को कुछ नहीं मिलता है। ये बात और मैं भी परेशान हूं उनके साथ। किस चीज से परेशान? दारू से।
दारू से परेशान है, ये बंद होना चाहिए। सुबह शाम पीते दो ही टाइम पीता है मेरा लड़का, 2 टाइम 3 टाइम पीता है। यही समस्या है, एक बेस यहाँ से ठेका बंद हो जाए तो हमारी आने वाली पीढ़ी सुधर जाए, हमारा बच्चे बच्ची थोड़ा सरकारी स्कूल में पढ़ लेगा। बेचारान की परीक्षा चले, बाप बेरा मार को दौड़े, छोरा छोरी भाग्या भरे किताब लेके, तो हमारा बच्चे बच्ची की जिंदगी खराब हो रही। ये शराब की वजह सारी साहब, 1 बजे तो ठेका बजा, 12 बजे तो आजा, हम फाटक एड़किया जा बने, हमारे घर में कोई भरा जाओ, हम परेशान है। श्रीमान जी हमें यही निवेदन है, ठेका हट जाओ। यूपी के मुजफ्फरनगर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बवाल काट दिया। दरअसल निकाय चुनाव के लिए बीजेपी की बैठक थी, जिसमें यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान और यूपी सरकार के मंत्री कपिल देव अग्रवाल शामिल हुए। बैठक में टिकट बंटवारे पर मंथन हो रहा था। इस दौरान कार्यकर्ताओं का एक समूह भड़क गया। वो बीजेपी ऑफिस में बीजेपी के खिलाफ ही वोट करवाने की धमकी देने लगे। तब केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान विद्रोही कार्यकर्ताओं से उलझ गए। आरोप है कि बालियान ने कार्यकर्ताओं को धमकी दी। हालांकि यूपी सरकार के मंत्री कपिल देव ने मामले को संभालने की कोशिश की और कहा कि सब ठीक है। पुणे में होर्डिंग गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई। सोमवार को शाम को पुणे में अचानक मौसम बदला, तेज हवाएं चलने लगी, बारिश होने लगी, जिसकी वजह से एक लोहे का विशालकाय होर्डिंग गिर गया, जिसमें चपेट में आने से 5 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में एक महिला भी शामिल है। घटना के बाद से फायर ब्रिगेड की टीम क्रेन की मदद से होर्डिंग के टुकड़ों को हटाती दिखी और उसके बाद शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।